तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो एक बेहद तनावपूर्ण माहौल बना है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आज हम उसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। मौजूदा जानकारी में कई ऐसी घटनाएं और दावे शामिल हैं जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून व्यवस्था पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो आइए इन सभी प्रमुख पहलुओं को एक-एक करके डिकोड करते हैं। इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला है वोटर लिस्ट का विवाद, दूसरा बंगाल में हिंसा के जो दावे किए जा रहे हैं, तीसरा फ्लाइट में हुई उत्पीड़न की एक हाई प्रोफाइल घटना, चौथा विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और पांचवां पारदर्शिता को लेकर जो मांगे उठ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वोटर लिस्ट विवाद, जिसमें नौकरशाही के स्तर पर हुए विवाद और कुछ अहम इस्तीफे शामिल हैं। 91 लाख, जी हाँ 91 लाख। दावा किया गया है कि राज्य की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन संशोधन के दौरान इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये आंकड़ा अपने आप में इतना विशाल है कि किसी भी चुनाव के नतीजे पूरी तरह से पलट सकता है। और कहानी सिर्फ 91 लाख पर ही खत्म नहीं होती। उन 91 लाख में से 27 लाख मामलों को तार्किक विसंगति या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर हटाया गया। जाहिर है इस कदम से एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होना ही था और अंततः ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया ताकि जिन लोगों के नाम कथित तौर पर गलत तरीके से कटे हैं वो वहां जाकर न्याय मांग सकें। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। इस विशेष ट्रिब्यूनल के प्रमुख कैलकाटा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और कारण क्या बताया? महज व्यक्तिगत कारण। मतलब ठीक उस समय जब 27 लाख वोटर इंसाफ का इंतजार कर रहे हों, मुख्य न्यायाधीश का इस तरह रहस्यमय तरीके से हट जाना, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा देता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बंगाल में हिंसा के आरोप, जहां हम दावों और प्रतिदावों को देखेंगे। कागजों और कोर्टरूम की बातों से थोड़ा बाहर निकले तो जमीनी हकीकत की कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। कई गंभीर घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जैसे कोलकाता के एक म्यूजियम में मदर टेरेसा और राजा राम मोहन रॉय की तस्वीरों के साथ कथित तौर पर धार्मिक नारेबाजी करते हुए तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक सहायक चंद्रा की अनसुलझी हत्या, जिसे राजनीतिक हत्या बताया जा रहा है, और टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के नेता साहिब खान पर कथित राजनीतिक विरोधियों द्वारा किया गया गंभीर शारीरिक हमला। ये सारी घटनाएं राज्य में एक लक्षित और हिंसक राजनीतिक आक्रामकता की ओर इशारा करती हैं। अब इन घटनाओं पर दोनों पक्षों के नैरेटिव में यानी उनके दावों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता चुन चुन कर हिंसा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के संबित पात्रा का दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खुद ही बीजेपी के रंग पहनकर इस हिंसा को अंजाम दिया है। सच क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक चरम उदाहरण जरूर है। और इसी बीच एक और आंकड़ा सामने आता है, 2.5 लाख। बताया जा रहा है कि राज्य में इतनी भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अब ये आंकड़ा एक बहुत ही जायज और गंभीर सवाल उठाता है। अगर सुरक्षा बलों की इतनी विशाल मौजूदगी है, तो फिर राज्य की कानून और व्यवस्था को क्यों नहीं संभाला जा पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, फ्लाइट में उत्पीड़न की घटना और महुआ मोइत्रा के आरोप। देखिए, ये जो राजनीतिक तनाव है ना, ये अब सिर्फ सड़कों या रैलियों तक सीमित नहीं रहा है। ये आम सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच गया है। दिल्ली की यात्रा के दौरान इंडिगो की एक फ्लाइट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ एक काफी हाई प्रोफाइल घटना घटी। उनके दावों के मुताबिक बोर्डिंग के बाद 6 लोगों के एक समूह ने उनके सामने अश्लील इशारे किए, धार्मिक नारे लगाए और उनका वीडियो भी बनाया। इसके जवाब में मोइत्रा ने तुरंत एक्शन लेते हुए एयरलाइन से इन लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की मांग की। ये घटना साफ दिखाती है कि डराने धमकाने का ये माहौल अब हवा में उड़ते विमानों तक भी पहुंच चुका है। अब आते हैं भाग 4 पर, विपक्ष की प्रतिक्रिया। इन सबके बीच क्या रणनीतिक बैठकें और गठबंधन हो रहे हैं? इन लगातार बढ़ते विवादों को देखते हुए विपक्षी नेताओं के तेवर काफी आक्रामक हो गए हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ये बयान जरा सुनिए। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है। वे हमारे मतदान के अधिकार को छीनना चाहते हैं।
खैर, ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। ये उनकी इस गहरी चिंता को सामने लाता है कि जो पीडीए है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के मतदाता, उन्हें कथित तौर पर एक सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष के जो आरोप हैं वो कोई छोटे मोटे नहीं हैं, बल्कि बहुत व्यापक और गंभीर हैं। उनका दावा है कि चुनावों के दौरान 3 लाख केंद्रीय बलों का कथित दुरुपयोग किया गया। वोटर लिस्ट में उन तार्किक विसंगतियों को निकालने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, उस पर भी सवालिया निशान हैं। और तो और, बात सिर्फ चुनाव आयोग या दूरदर्शन तक ही नहीं रुकी। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो विपक्ष का ये मानना है कि भारत के इन अहम लोकतांत्रिक संस्थानों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और वे पक्षपात कर रहे हैं। और अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर आते हैं, पारदर्शिता की मांग और जवाबदेही की तलाश। इन संस्थानों पर उठ रहे सवालों के बीच अखिलेश यादव ने एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा है। सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया देख सकती है, तो फिर चुनाव की वोटिंग और काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान लाइव सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा सकती? विपक्ष का तर्क बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि जब तक इस तरह की दृश्य पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा वापस नहीं आ सकता। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब किसी भी लोकतंत्र के मुख्य संस्थानों, चाहे वो चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या फिर कानून व्यवस्था, उन पर से विश्वास इस तरह से टूट जाए, तो उस लोकतंत्र की बुनियाद का क्या होता है? इतने भारी राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच क्या ये संस्थाएं कभी अपना खोया हुआ विश्वास वापस हासिल कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।